टेस्ट हो गया, बढ़िया हुआ। कौन से? हाँ तो बात कर लेंगे पेपर। हाँ भाई लाओ लास्ट। अच्छा हम लोग, ये क्या हुआ? वो टुडेज टॉपिक लिखा ही नहीं। हाँ हाँ भाई, लास्ट हम लोग यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म देख रहे थे। ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में हमने 3 स्टेप्स की बात की थी। 3 स्टेप्स कौन कौन से थे हमारे पास? पहला था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या जिसको अपन ने और किस नाम से जाना था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा हमारे पास ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन में है। इसमें हम लोगों ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात की थी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमने कहा था ब्लड जो कहां पर फ्लो कर रहा है, ग्लोमेरुलस में, वो फिल्टर होकर कहां आ जाएगा, बोमेन्स कैप्सूल में। तो जब ब्लड फिल्टर होकर बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है तो उसको अपन ने कहा था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इसमें हमने कहा था ब्लड सेल्स फिल्टर होंगे, नहीं, ब्लड सेल्स फिल्टर नहीं होंगे, पूरा का पूरा ब्लड प्लाज्मा होगा सिवाय प्लाज्मा प्रोटीन्स के। और 1 मिनट में दोनों किडनीज मिलाकर कितना ब्लड को फिल्टर करती है, प्लाज्मा को? 125 ml पर मिनट। इस हिसाब से फिल्ट्रेट बनने की दर कितनी हो गई? पर डे 180 लीटर। लेकिन हम लोग यूरिन कितना करते हैं? 1 से 1.5 लीटर है। इसका मतलब यह है कि जो 99% फिल्ट्रेट बना है वो वापस का क्या होगा, रीएब्जॉर्ब होगा। तो हेडिंग डाल देंगे अब अपन। सेकंड स्टेप हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देख लिया था, सेकंड स्टेप रीएब्जॉर्प्शन। यूरिन फॉर्मेशन में सेकंड स्टेप रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया था, सेकंड स्टेप रीएब्जॉर्प्शन। इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा, नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट nearly 99% of the filtrate is reabsorbed. Nearly 99% of the filtrate is reabsorbed from different parts of the renal tubule. Nearly 99% of the filtrate is reabsorbed from different parts of the renal tubules. ठीक है, तो ये हमारे पास नेफ्रॉन का पार्ट है। अब पहली चीज हमने देखी थी कि फिल्ट्रेट तो कहां बन चुका है, ये आपके पास बोमेन्स कैप्सूल है, और इस बोमेन्स कैप्सूल में हमारे पास क्या बन चुका है, फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट जैसे जैसे रीनल ट्यूब्यूल्स में मूव करेगा, कहां कहां मूव करेगा, पीसीटी, हेनले का लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। और जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट मूव करेगा,
लगभग 99% हिस्सा वापस रीएब्जॉर्ब होगा। क्यों 99% रीएब्जॉर्ब क्यों करना है? क्योंकि इनमें बहुत सारे यूजफुल कंपोनेंट्स है। पूरा ब्लड प्लाज्मा फिल्टर हुआ है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को वापस रीएब्जॉर्ब करना है। मतलब ब्लड प्लाज्मा फिल्टर हुआ है तो ग्लूकोज भी फिल्टर हो गया, अमाइनो एसिड्स भी फिल्टर हो गए, तो न्यूट्रिएंट्स आपको रीएब्जॉर्ब करने। उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट आयंस हैं, तो न्यूट्रिएंट्स हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनको भी वापस रीएब्जॉर्ब करना है। और उसके साथ साथ मेनली किसको रीएब्जॉर्ब करना है? वाटर को। अब तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो रीएब्जॉर्प्शन होगा वो कहां कहां से होगा? पीसीटी से होगा, डीसीटी से होगा और कलेक्टिंग डक्ट से होगा। अब ऑब्जेक्टिव सवाल में अगर आ जाए, सबसे ज्यादा कहां से होगा, सबसे कम कहां से होगा? मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी से और मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले से। आपसे ये पूछ सकते हैं रीएब्जॉर्प्शन तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां से होगा, मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां से होगा? तो सबसे ज्यादा पीसीटी, सबसे कम लूप ऑफ हेनले। इंडिविजुअल सवाल आ जाए कि सबसे ज्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कहां से होगा, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, कुछ भी सबसे ज्यादा पर प्रश्न आए, आंसर पीसीटी। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स पीसीटी, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पीसीटी, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पीसीटी। इसका मतलब एनसीईआरटी में दे रखा है लगभग सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स और 70 से 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब के सब कहां से रीएब्जॉर्ब होंगे? पीसीटी से। सारे न्यूट्रिएंट्स का मतलब है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके पास सॉल्ट आ गया, बाइकार्बोनेट आयंस आ गए, और 70 से 80% पानी। ये सारा का सारा रीएब्जॉर्प्शन कहां से होगा? पीसीटी से। अब अगर पीसीटी में इतना ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगा तो इसके लिए उसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए या कम? ज्यादा। और उसके सरफेस एरिया ज्यादा होने के लिए उनके पास माइक्रोविलाय होते हैं, और माइक्रोविलाय होते हैं इसलिए इस एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देखो होगी तो सब में क्यूबॉइडल, लेकिन ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाय वाली क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको किस में मिलेगी? पीसीटी में। तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां से होगा? पीसीटी। दो टर्म्स आपको यहां पर ध्यान में रखने। एक टर्म होता है जिसको अपन कहते हैं ऑब्लिगेटरी, एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेटरी का मतलब कंपल्सरी, होना ही होना चाहिए, और फैकल्टेटिव का मतलब कंडीशनल। तो रीएब्जॉर्प्शन के आगे भी दो शब्द लग सकते हैं। एक आपसे पूछ सकते हैं कंपल्सरी या ऑब्लिगेटरी रीएब्जॉर्प्शन, और एक आपसे पूछ सकते हैं फैकल्टेटिव या कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन हमेशा होगा, कंपल्सरी है, यानी पीसीटी का रीएब्जॉर्प्शन कैसा है? ऑब्लिगेटरी। कुछ भी हो जाए, सारे न्यूट्रिएंट्स 70 से 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स कहां से रीएब्जॉर्ब होंगे ही होंगे? पीसीटी से। पीसीटी से होने वाला रीएब्जॉर्प्शन कंपल्सरी है, यानी उसे क्या कहेंगे? ऑब्लिगेटरी। फिर आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार का मतलब है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन किसका? वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, बाइकार्बोनेट आयंस का। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहां से होगा? डीसीटी। मतलब भाई आपको और ज्यादा पानी रीएब्जॉर्ब करना है तो डीसीटी से करवा लो, इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्ट्स और ज्यादा रीएब्जॉर्ब करने हैं तो कहां से करवा लो? डीसीटी। कैसा रीएब्जॉर्प्शन होगा? फैकल्टेटिव या एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहां से होगा? डीसीटी से होगा। तो कंडीशंस कौन डिसाइड करेगा? हार्मोन्स। मतलब हम पढ़ेंगे आगे, सॉल्ट को रीएब्जॉर्ब करने वाला हार्मोन कौन सा होता है हमारे शरीर में? थायराइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है, सही है, लेकिन सॉल्ट रीएब्जॉर्ब करने वाला हार्मोन एल्डोस्टेरॉन, मिनरल कॉर्टिकॉइड नाम ही उसका वही है। तो एल्डोस्टेरॉन कहां पे काम करेगा? डीसीटी पर। ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब करना हो तो उसमें भी हमारे पास कौन काम करता है? वैसोप्रेसिन। वो भी कहां पर काम करेगा? डीसीटी। तो हार्मोन्स का इंफ्लुएंस सॉल्ट या वाटर को रीएब्जॉर्ब करने पर कहां पर मिलेगा?
डीसीटी। और पानी का रीएब्जॉर्प्शन और कहां से होगा? कलेक्टिंग डक्ट से। लेकिन मिनिमम या लीस्ट रीएब्जॉर्प्शन कहां से होगा? लूप ऑफ हेनले से। आखिरी चीज आपको रीएब्जॉर्प्शन में याद रखनी है, न्यूट्रिएंट्स मतलब ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम हो गया, बाइकार्बोनेट आयंस हो गए, इन सब का रीएब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी चाहिए, यानी इन सब का रीएब्जॉर्प्शन कैसा होगा? एक्टिव। और वाटर, थोड़े बहुत नाइट्रोजन कंपाउंड्स यानी यूरिया और क्लोराइड आयंस, इन सब के रीएब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, इन सब का रीएब्जॉर्प्शन कैसा होगा? पैसिव। ठीक है, तो रीएब्जॉर्प्शन में आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं? सबसे पहले कितना परसेंट रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है? 99। जो फिल्ट्रेट बना उसका 99% वापस रीएब्जॉर्ब होगा। कहां कहां से? पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, और नहीं के बराबर लूप ऑफ हेनले। अब उसमें से भी, इन सब में से भी सबसे ज्यादा पीसीटी, कंपल्सरी पीसीटी। क्या क्या होगा? सारे न्यूट्रिएंट 70 से 80%, पानी, इलेक्ट्रोलाइट सब कहां से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे? पीसीटी। इसके लिए उनका सरफेस एरिया ज्यादा है, प्रेजेंस ऑफ ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर कंडीशनल या फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन डीसीटी से, वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का या सॉल्ट्स का। और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कहां कहां से? कलेक्टिंग डक्ट से होगा। फिर फाइनली न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, सोडियम आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस, इनका रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव। और पैसिव रीएब्जॉर्प्शन किस किस का होगा? वाटर, नाइट्रोजन कंपाउंड्स और क्लोराइड आयंस का। लिखेंगे, हमने एक पॉइंट तो लिख लिया, नियरली 99% of the filtrate is reabsorbed from the different parts of the renal tubules. फिर next point, maximum reabsorption occurs from the PCT. Maximum reabsorption occurs from the PCT and minimum reabsorption occurs from loop of Henle. And minimum reabsorption occurs from the loop of Henle. ठीक है, फिर next point. Almost all the nutrients and 70 to 80% electrolytes and water, almost all the nutrients and 70 to 80% electrolytes and water are reabsorbed from the PCT. Almost all the nutrients and 70 to 80% electrolytes and water are reabsorbed from PCT. तो न्यूट्रिएंट्स आए, वाटर आए, इलेक्ट्रोलाइट्स आए, सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहां से होगा? पीसीटी। ब्रैकेट में लिख लेंगे, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ब्रैकेट में, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया PCT is provided with microvilli. To increase the surface area, PCT is provided with microvilli and hence called brush border cuboidal epithelium. And hence called brush border cuboidal epithelium. ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, यहां पर एक नोट लिख लेंगे, रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी इज कंपल्सरी और ऑब्लिगेटरी। रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी
इज ऑब्लिगेटरी और कंपल्सरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। नहीं, नोट खत्म, नेक्स्ट पॉइंट। अब कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन of water and electrolytes, conditional reabsorption of water and electrolytes occur from the DCT. Conditional reabsorption of water and electrolytes occur from the DCT. और आखिरी में, लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कैन बी रीएब्सॉर्ब्ड। नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कैन बी रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट्स। लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कैन बी रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। फिर बता रहा हूं, अगर लार्जेस्ट अमाउंट आ जाए, सब मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी आ जाए, तो प्रेफरेंस आप किसको दोगे? पीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट को नहीं दोगे। क्यों? लिखा तो अपन ने लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर है, क्योंकि कई सारे नेफ्रॉन मिलाकर एक कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो वॉल्यूम कहने के लिए तो सबसे ज्यादा पानी कलेक्टिंग डक्ट से निकलेगा, लेकिन 50 नेफ्रॉन्स की एक कलेक्टिंग डक्ट हो सकती है। इसलिए पार्ट आ जाए कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगा? पीसीटी। न्यूट्रिएंट्स का, पानी का, सॉल्ट का, सबका आंसर क्या करना है? पीसीटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सोडियम आयंस। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड सोडियम आयंस अकर एक्टिवली। Glucose, amino acids and sodium ions occur actively. Or next, reabsorption of water. Reabsorption of water, nitrogen compounds and chloride ions occur passively. Bicarbonate actively. लेकिन नहीं, क्योंकि ये को ट्रांसपोर्ट, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, तो जब सोडियम एक्टिवली एब्जॉर्ब हो रहा होता है तो उसके साथ क्लोराइड पैसिवली डिफ्यूज हो जाता है। इसलिए रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड क्लोराइड आयंस अकर पैसिवली। एंड क्लोराइड आयंस अकर पैसिवली। वाटर, यूरिया, क्लोराइड आयंस, मतलब ये सब पैसिव रीएब्जॉर्प्शन है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम आयंस मेनली एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है। और तीसरा और आखिरी आ गया हमारे पास ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। मैं कह रहा हूं यार, मेरे जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, आराम से बाहर जाओ यार, मौसम भी बढ़िया है, छत वत पे, रूफ पर या बाहर जाकर। यहाँ क्यों गाने, वहां पे आराम से सुन भी सकते हो, रोकना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास आखिरी पॉइंट क्या आ गया हमारे पास? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है। देखो, अपन ने कहा था कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, वो किडनी हो या फ्लेम सेल्स हो, कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम के दो मेजर काम थे। एक तो नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करना और ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो रेगुलेशन का सिंपल सा मतलब है वाटर, सॉल्ट या आयनिक बैलेंस को बनाए रखना।
शरीर में पानी का, आयंस का और सॉल्ट का बैलेंस बना रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। तो तीसरा स्टेप क्या है? देखो, ये हमें पता है पीसीटी है, ये हमें पता है डीसीटी है, और ये हमें पता है कलेक्टिंग डक्ट है। अब इनके साथ साथ या इनके पैरेलल क्या चलता है? इफरेंट आर्टीरियोल निकलता था, और इफरेंट आर्टीरियोल के साथ साथ ये पैरेलल ब्लड वेसल्स चलते हैं। इन ब्लड वेसल्स को हमने क्या नाम दिया था? पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरी चलती रहेंगी। हां, बड़ा जो ब्लड वेसल है उसको अपन ने क्या कहा था? वाजा रेक्टस। ये कैपिलरीज हैं, और ये कैपिलरीज आगे चलकर किस में खुलेंगी? वेन्स में। आगे चलकर ये किस में कंटिन्यू होंगी? वेन्स में। लेकिन ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है। अब अगर ब्लड में H+ की मात्रा ज्यादा हो जाए, मतलब एसिडिटी, या K+ ज्यादा हो जाए, या अमोनियम आयंस, हमारे शरीर में कौन से आयंस की ज्यादा मात्रा टॉक्सिक होती है? इन तीनों की। हां, अमोनिया का अमोनियम आयन फॉर्म मैंने ले लिया, मतलब काफी अमोनिया तो यूरिया बना देता है। हम पढ़ेंगे अभी यूरिया साइकिल में। काफी अमोनिया है, हम अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में नहीं निकाल सकते। क्यों? उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिएगा, इतना पानी अपने पास है नहीं, इसलिए हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और शरीर से बाहर निकालते हैं। उसके अलावा भी ब्लड में अगर आपका अमोनियम आयंस की मात्रा ज्यादा हो गई, या K+ की मात्रा ज्यादा हो गई, या H+, इनकी ज्यादा मात्रा शरीर के लिए क्या होती है? टॉक्सिक। तो क्या करना पड़ेगा? इनकी मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो इनको ब्लड से यूरिन में डालना पड़ेगा। मतलब ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरी से कहां जाएंगे? पीसीटी में। कहां जाएंगे? डीसीटी में। और कहां जाएंगे? कलेक्टिंग डक्ट में। तो H+ आयंस, K+ आयंस और अमोनियम आयंस का पेरिटिब्यूलर कैपिलरी से पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में ट्रांसफर क्या कहलाता है? टिब्यूलर सिक्रीशन। और वहां से ये बाहर किस में निकल जाएंगे? यूरिन में। तो एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है? एनसीईआरटी ने मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन दे रखा है, और उसके बाद नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स के फंक्शंस दे रखे हैं। हम दोनों को साथ में इफेक्ट कर रहे हैं। मतलब हमने सबसे पहले, एक सेकेंड, अगर मेरे पास यहां पर मैं यूरिन आउटपुट बनाऊं कि जब यूरिन पूरा बना तो यूरिन आउटपुट में अपन ने क्या किया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किया था 9 ये, और इसमें से अपन ने क्या कर लिया? रीएब्जॉर्प्शन। तो नेट रिजल्ट आपके पास क्या आया यूरिन आउटपुट का? कि जो ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर में से अपन ने किसको कर लिया? रीएब्जॉर्ब। और फाइनली क्या कर दिया? किसका सिक्रीशन? H+, K+ और अमोनियम आयंस, इनको हमने यूरिन में डाल दिया। अच्छी चीजों को, न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट्स को रीएब्जॉर्ब कर लिया, और ब्लड प्लाज्मा फिल्टर हुआ था। तो यूरिन आउटपुट क्या हो गया हमारे पास? फिल्ट्रेशन माइनस रीएब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन। फिर आपके पास सवाल पूछ सकते हैं कि पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन इन तीनों में से किस किस में है? फिल्ट्रेशन में तो कोई योगदान है नहीं। फिल्ट्रेशन में तो कौन काम कर रहा है? मतलब इसमें काम कर रहा है माल्फिजियन बॉडी। ग्लोमेरुलस में ब्लड था, फिल्टर होकर बोमेंस कैप्सूल में आया, तो फिल्ट्रेशन में कौन काम कर रहा है? माल्फिजियन बॉडी। रीएब्जॉर्प्शन कहां कहां से कराया अभी अपन ने? पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। और सिक्रीशन भी कहां कहां से होगा? पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। तो पीसीटी के दो काम क्या हो गए? मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन और टिब्यूलर सिक्रीशन। डीसीटी के दो काम क्या हो गए? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। कलेक्टिंग डक्ट के दो काम क्या हो गए? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड टिब्यूलर सिक्रीशन। और टिब्यूलर सिक्रीशन से ही शरीर में क्या बना रहता है? वाटर आयनिक बैलेंस, यानी ऑस्मो रेगुलेशन। लिख लेंगे नेक्स्ट। हां, अगर ये जरूरत नहीं पड़ ज्यादा एसिड, तो आपके पास एसिड टॉक्सिसिटी बॉडी के लिए नहीं, इतने ज्यादा नहीं हो पाते। जैसे ब्लड है, तो ब्लड छन के उसमें आ रहा है,
तो अपन ने देखा था छन्ने में हमारे पास दो चीजें काम करती थी। प्लाज्मा प्रोटीन छन नहीं पाते थे क्योंकि वो चार्ज्ड फॉर्म में थे। तो इसका मतलब जो चार्ज फॉर्म में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसानी से फिल्ट्रेट हो नहीं पाते। वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन कोई भी चार्ज स्ट्रक्चर होता है वो आसानी से फिल्टर नहीं हो पाता क्योंकि वो कहीं ना कोई किसी ना किसी चार्ज के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, उसको पास करना मुश्किल होता है। अगर ये चार्ज फॉर्म में नहीं होते ना तो फिल्टर ही हो जाते हैं सारे। तो चार्ज फॉर्म ऑफ आयंस को अलग से आपको कहां डालना पड़ता है? फिल्ट्रेट में डालना पड़ेगा। वो पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से डलेगा। ठीक है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाना है, ठंड ज्यादा है, ये पीछे कर देना। और ये बंद ही कर दिया। अच्छा, हाँ लिखेंगे, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में लिख लेंगे एक्सेस अमाउंट्स ऑफ H प्लस किसका तापमान कम कर रहे हो? एक्सेस अमाउंट्स ऑफ H प्लस K प्लस excess amounts of H plus, K plus and ammonium ions are secreted by PCT, DCT and collecting ducts. Excess amount of H plus, K plus and ammonium ions are secreted by PCT, DCT and collecting ducts, thereby maintaining water and ionic balance. Thereby maintaining water and ionic balance. फिल्ट्रेट में टॉक्सिक है, जब भी तो शरीर से बाहर निकालना है इनको। सीक्रेट होके उस कहां जा रहे हैं? पेरिटिबुलर से यहां पर। अब ये पीसीटी डीसीटी से ही तो क्या नहीं बनेगी? नेफ्रॉन। ब्रैकेट में लिख लो कहां से कहां जा रहा है? फ्रॉम पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज टू फिल्ट्रेट। फ्रॉम पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज टू फिल्ट्रेट। फ्रॉम पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज टू फिल्ट्रेट। ठीक है, फिर आप ये बना लो, यूरिन आउटपुट हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन माइनस रीअब्सॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन। हाँ, लूप ऑफ हेनले में हम पढ़ेंगे, उसका काम काउंटर करंट में भी आएगा। ये जो लूप ऑफ हेनले है ना, इसका मेजर काम रीअब्सॉर्प्शन में भी नहीं, सिक्रीशन में भी नहीं, इसका मेजर काम अभी काउंटर करंट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन के द्वारा हमारे पास नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स का फंक्शन भी हमने देख लिया। पीसीटी का काम हमने देख लिया, क्या क्या हो गया? मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन पीसीटी से हो रहा है, और उसके साथ साथ ट्यूब्यूलर सिक्रीशन ऑफ H प्लस K प्लस अमोनियम आयंस।
डीसीटी में हमने देख लिया कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, और आपके पास सिक्रीशन। और कलेक्टिंग डक्ट में भी अपन ने देखा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, और किसमें काम कर रहा है, सिक्रीशन। इसका मतलब नेफ्रॉन का अब केवल कौन सा पार्ट बाकी रह गया, लूप ऑफ हेनले का। ले लूं आगे। अब ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसकी दो लिम्ब होती है, डिसेंडिंग नीचे जाने वाली, असेंडिंग। क्या काम डिसेंडिंग का या असेंडिंग का होता है उसमें? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहां से? तो जिसमें नहीं होगा उसमें क्या होगा? हाँ, शाबाश। मतलब ठीक है, मतलब ये मेरे पास लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब है। हाँ, इस असेंडिंग लिम्ब को दो भागों में अपन बांट सकते हैं, लोअर असेंडिंग लिम्ब, और ये थोड़ा पतला होता है कंपैरेटिवली थिन, और आपके पास ये अपर असेंडिंग लिम्ब जो कंपैरेटिवली क्या होता है, थिक। सबसे पहले ये लूप ऑफ हेनले में यहां फिल्ट्रेट नीचे की ओर मूव कर रहा है, और यहां पर फिल्ट्रेट ऊपर की ओर मूव कर रहा है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो किसके लिए परमिएबल होता है? वाटर के लिए। तो डिसेंडिंग लिम्ब इज ओनली परमिएबल टू वाटर। इसका मतलब जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे मूव करेगा वैसे वैसे पानी इससे निकलता रहेगा, और फिल्ट्रेट या यूरिन क्या होती रहेगी? कॉन्सेंट्रेट। मतलब यहां से जैसे जैसे यूरिन नीचे मूव कर रहा है, फिल्ट्रेट नीचे मूव कर रहा है, पानी उससे निकलता जा रहा है, पानी निकलता जा रहा है, तो फिल्ट्रेट क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रेट। फिर असेंडिंग लिम्ब जो होती है, असेंडिंग लिम्ब इट इज परमिएबल ओनली टू सॉल्ट्स। इट इज परमिएबल ओनली टू सॉल्ट, और सॉल्ट कौन सा आपके पास? NaCl। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नीचे वाला जब NaCl यहां से परमिएबल निकलेगा तो ये कैसा ट्रांसपोर्ट होगा? पैसिव। और असेंडिंग लिम्ब मोटा होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, और यहां पर आपके पास कैसा ट्रांसफर होगा? एक्टिव NaCl ट्रांसपोर्ट। बट एनसीईआरटी में ये एक्टिव और पैसिव नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दे रखा है कि असेंडिंग लिम्ब क्या होगी? सॉल्ट के लिए परमिएबल है, और जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर की ओर मूव करेगा वो क्या होता जाएगा? डाइल्यूट। अब सवाल यह है कि यहां पर कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, यहां पर डाइल्यूट हो रहा है, यहां पर पानी निकल रहा है, यहां पर सॉल्ट निकल रहा है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये सब क्यों हो रहा है? तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे अभी? काउंटर करंट मैकेनिज्म में। बट पहले पॉइंट्स लिख लेंगे, यहां पर हेडिंग डाल देंगे लूप ऑफ हेनले। है नहीं, मतलब कोई, क्योंकि सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वाटर का मूवमेंट हमेशा पैसिव ही होता है, एनर्जी यूज ही नहीं होती, तो इसलिए अगर ये हल्का वेरिएबिलिटी होगी भी ना तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है।
ठीक है, लूप ऑफ हेनले में लिख लेंगे द डिसेंडिंग लिम्ब is permeable only to water. The descending limb is permeable only to water. Permeable only to water. ब्रैकेट में लिख लेंगे hence the filtrate becomes concentrated as it moves down. Hence the filtrate becomes concentrated as it moves down. Next point, the ascending limb is permeable only to salts. या NaCl. The ascending limb is permeable only to NaCl or salts. ब्रैकेट में hence the filtrate gets diluted. Hence the filtrate gets diluted as it moves up. As it moves up, the filtrate gets diluted as it moves up. अभी अपन ने सिर्फ ये देखा कि डिसेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए, और असेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल है, सॉल्ट्स के लिए. लेकिन इससे क्या इफेक्ट आएगा, तो अब नेक्स्ट हेडिंग आएगी काउंटर करंट मैकेनिज्म. हाँ बना लो, ये बना लो, ध्यान रहेगा. ठीक है भाई, फिर हेडिंग डालेंगे अब काउंटर करंट मैकेनिज्म. यहां पे करंट का मतलब काउंटर करंट, यहां पे करंट, यहां पर कौन सा फ्लो ऑफ आयंस है यार. नॉर्मली करंट में फ्लो ऑफ आयंस है, इधर कौन सा फ्लो ऑफ आयंस पढ़ेंगे अपन, फ्लूइड. यहां पर करंट का मतलब है फ्लूइड. क्यों? क्योंकि लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है, मतलब यूरिन जो बनेगी आगे चलकर. और हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल वाजा रेक्टस में
ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड का फ्लो और फिल्ट्रेट का फ्लो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? काउंटर करंट। यहां पे करंट का मतलब है फ्लूइड का फ्लो। ले लूं आगे? ठीक है, तो अब अपने पास नेक्स्ट ठीक है। अच्छा, 1 मिनट पहले आप समझ लो, फिर आराम से बना लेना और हम देखेंगे क्या मतलब है। पहली चीज, हमारे पास काउंटर करंट मैकेनिज्म है। पहला सवाल अगर आ जाए कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में कौन से दो स्ट्रक्चर्स काम करते हैं, तो काउंटर करंट सिस्टम में वाजा रेक्टस काम करेगा, लूप ऑफ हेनले काम करेगा। लूप ऑफ हेनले में आपको पता है डिसेंडिंग लिम्ब है और सेंडिंग लिम्ब है। वाजा रेक्टस का मतलब ब्लड वेसल है, और वाजा रेक्टस में क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड। वाजा रेक्टस में ब्लड फ्लो कर रहा है, लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है। ये 2D में ऐसा बनाया है, मतलब 2D में ऐसा लग रहा है कि ये अलग है, ये अलग है। 3D में इसका, या 3D में इसका मतलब, जैसे मैंने कहा ये मैंने वी बनाया वाजा रेक्टस, ये मैंने बनाया लूप ऑफ हेनले, ये ऐसा लग रहा है 2D में। 3D में ऐसा होता है, या इनफैक्ट इस तरह से। इसका मतलब ये एक का डिसेंडिंग लिम्ब दूसरे के असेंडिंग लिम्ब के साथ, एक का डिसेंडिंग लिम्ब दूसरे के असेंडिंग लिम्ब के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, और दोनों में फ्लूइड का फ्लो विपरीत दिशा में है, इसलिए इसको कहते हैं काउंटर करंट। ठीक है। खैर, पहला सिस्टम काउंटर करंट मैकेनिज्म में कौन काम करेगा? काउंटर करंट सिस्टम में हेनले का लूप और वाजा रेक्टस काम करेंगे। अब क्या करेंगे? काउंटर करंट मैकेनिज्म का बेसिक काम और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? काउंटर करंट सिस्टम का मेजर काम है कॉन्संट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना। यह पूरा जो तामझाम अभी हम समझेंगे, यह पूरा काउंटर करंट मैकेनिज्म किस तरह के यूरिन बनाने में काम करेगा? कॉन्संट्रेटेड। कॉन्संट्रेटेड यूरिन का मतलब जिसमें पानी कम होता है या ज्यादा? कम होगा। तो अगर कॉन्संट्रेटेड यूरिन बनानी है
इसका मतलब ज्यादा पानी रीएब्सॉर्ब करना है या कम? ज्यादा पानी रीएब्सॉर्ब होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। और हर टेरेस्ट्रियल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन यही चाहता है कि वो क्या प्रोड्यूस करे? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ताकि पानी बचा हुआ रहे। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कैसे बनाएगा? तो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है, देखो किडनी के बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स, अंदर वाला हिस्सा मेड्यूला, और मेड्यूला के बीच में जो खाली जगह होती है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियम। मतलब ये जो ये तो है, ये आपके पास किडनी का कौन सा हिस्सा है? मेड्यूला। ऊपर वाला हिस्सा है कॉर्टेक्स। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या करता है? जो किडनी का मेड्यूला हिस्सा है, आउटर और इनर मेड्यूला, उस मेड्यूला की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देता है। किसको बढ़ाएगा? ऑस्मोलैरिटी। किसी को कोई आइडिया ये शब्द का मतलब? ऑस्मोलैरिटी का क्या मतलब है? देखो प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत बार आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत बार आएगा। हमने वहां पर भी पढ़ा था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में एल्ब्यूमिन जो होता था वो कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। जहां कहीं भी ये शब्द आ जाए ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मतलब है पानी को खींचने की क्षमता। पानी को खींचने की, पानी को पकड़ के रखने की या पानी को ना छोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? ऑस्मोलैरिटी। कहीं पर भी किधर भी लिखा हुआ है हाई ऑस्मोलैरिटी, इसका मतलब है वहां पर वो पानी को ज्यादा पकड़ के रखेगा। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये वैल्यूज एनसीईआरटी में 300, 600, 900, 1200, ये कौन सी वैल्यू है? ऑस्मोलैरिटी। कॉर्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 300। और जैसे जैसे आप मेड्यूला में जाते जाते हो वैसे ऑस्मोलैरिटी 4 गुना तक बढ़ जाती है। 300 से 1200, 4 टाइम्स तक ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। और ये ऑस्मोलैरिटी कौन बढ़ा रहा है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो वापस काउंटर करंट मैकेनिज्म का काम क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा किडनी के मेड्यूला की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाएंगे। ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? ज्यादा पानी खींचने की क्षमता, ज्यादा पानी रीएब्सॉर्ब होगा, और ज्यादा पानी रीएब्सॉर्ब होगा तो यूरिन कैसी बनेगी? कॉन्सेंट्रेटेड बनेगी। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा हम किडनी के मेड्यूला क्षेत्र की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाएंगे। ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो ज्यादा पानी रीएब्सॉर्ब होगा, ज्यादा पानी रीएब्सॉर्ब होगा तो कैसा यूरिन बनेगा? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब सवाल है कि ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी कैसे? तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने में ही कौन काम करते हैं? लूप ऑफ हेनले और वाजार एक्टर्स। कैसे एक बार देख लो, बट और काम की चीज क्या है फिर हम देखेंगे। हमें पता है जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये लूप ऑफ हेनले के किसके लिए परमेबल थी? वाटर। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट मूव कर रहा है नीचे की ओर, उससे क्या निकल रहा है? वाटर। और ये वाटर कहां एब्जॉर्ब हो गया? वाजार एक्टस। तो यहां से निकला वाटर और यहां चला गया। असेंडिंग लिम्ब जो है वो किसके लिए परमिएबल है? सॉल्ट। अब सुनना, ये सॉल्ट कहां निकला? किडनी में निकला। ये सॉल्ट वापस एक्सचेंज भी होता है। होता क्या है? ये सॉल्ट यहां से निकलता है, ये सॉल्ट को वापस कौन एब्जॉर्ब करेगा? वाजार एक्टस। लेकिन वाजार एक्टस का ये असेंडिंग लिम्ब इसी सॉल्ट को वापस किडनी में छोड़ देगा। कुछ नहीं है, एक हाथ से ले रहा है, दूसरे हाथ से वापस छोड़ रहा है। क्या हुआ? डिसेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमिएबल है? पानी। पानी निकला और वो पानी वापस ब्लड में चला गया। कोई दिक्कत नहीं, ये याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। काम की चीज है लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग लिम्ब है उससे जो सॉल्ट निकला, वो सॉल्ट एक बार तो वापस किसने एब्जॉर्ब कर लिया? ब्लड वाजार एक्टस ने। लेकिन वाजार एक्टस की असेंडिंग लिम्ब ने इसको वापस छोड़ दिया। पकड़ा, घुमाया और वापस कहां छोड़ दिया? किडनी में छोड़ दिया। इसलिए अपन कहते हैं लूप ऑफ हेनले को काउंटर करंट मल्टीप्लायर। इसको तो कहते हैं मल्टीप्लायर और वाजार एक्टस को कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर।
क्योंकि जो NaCl इसने वापस यहां लिया था उसको वापस कहां छोड़ दिया, किडनी में। तो ये NaCl अभी कहां पर पड़ा है, किडनी के मेड्यूला क्षेत्र में। NaCl मतलब सॉल्ट, सॉल्ट के कारण ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। भाई नमक पानी को नहीं खींचता, तो पानी खींचने की क्षमता ही तो क्या है, ऑस्मोलैरिटी। तो जैसे जैसे NaCl किडनी के मेड्यूला में आ रहा है वैसे वैसे उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। लेकिन NaCl से ऑस्मोलैरिटी 300 से 600 हो गई, 900 हो गई, और भी बढ़ानी है। ऑस्मोलैरिटी अगर और बढ़ानी है तो कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट यूरिया को भी कहां फेंकने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा यूरिया को मेड्यूला में। तो NaCl के कारण ऑस्मोलैरिटी बढ़ी और कलेक्टिंग डक्ट से निकलने वाले यूरिया से भी ऑस्मोलैरिटी बढ़ी। ये पूरा तामझाम अगर ध्यान नहीं है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने में कौन काम करता है, NaCl, यूरिया। NaCl कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, लूप ऑफ हेनले और वाजा रेक्टस एक्सचेंज करके उस NaCl को किडनी में फेंक रहे हैं, और कलेक्टिंग डक्ट यूरिया को किडनी के मेड्यूला में फेंक रहा है। NaCl और यूरिया से क्या बढ़ गई, ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो उसके कारण कलेक्टिंग डक्ट से भर भर के क्या रीएब्सॉर्ब होगा, वाटर। और जैसे जैसे वाटर रीएब्सॉर्ब होगा वैसे वैसे कैसे यूरिन बनेगी, कॉन्संट्रेटेड यूरिन। तो हमने ऑस्मोलैरिटी को कितना परसेंट बढ़ाया, 4 टाइम्स। तो ह्यूमन के पास एबिलिटी है यूरिन को 4 टाइम्स कॉन्संट्रेट करने की, क्योंकि हमने ऑस्मोलैरिटी को कितना गुना तक बढ़ा दिया, 4 गुना तक। क्या हुआ, वापस एक बार देख लो। काउंटर करंट मैकेनिज्म के द्वारा क्या कर रहे हैं, कॉन्संट्रेटेड यूरिन बनाएंगे। कॉन्संट्रेटेड यूरिन कब बनेगी, जब किडनी के मेड्यूला क्षेत्र की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। और ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने में कौन से सॉल्यूट्स काम कर रहे हैं, NaCl और यूरिया। कौन से स्ट्रक्चर्स काउंटर करंट में काम करेंगे, लूप ऑफ हेनले और वाजा रेक्टस। ये दोनों एक्सचेंज करके NaCl मेड्यूला में डाल रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट यूरिया मेड्यूला में डाल रही है। NaCl और यूरिया के कारण मेड्यूला की ऑस्मोलैरिटी 300 से 1200 कर दी। इतना इसलिए हम यूरिन को 4 टाइम्स तक कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। ठीक, बना लो फिर हम लिखते हैं। हाँ, ये एक्सचेंज है। अब ये तो देखो स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जब वो पड़ेगा और एक्सचेंज होगा तो एक्सचेंज का मतलब ये है वाजा रेक्टर डिसाइड करेगा कितना NaCl फेंकना है। ये तो परमिएबल है, इसने तो एक बार सब डाल दिया, फिर उसने पकड़ा, फिर देखा कितना ब्लड को चाहिए और कितना बच गया जो बाहर फेंकना है। उतना नहीं होता ना, 4 टाइम्स तक कॉन्सेंट्रेट करना है मेरे को। ऐसे तो हार्मोन भी कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, लेकिन मुझे 4 गुना तक कॉन्सेंट्रेट सिर्फ काउंटर करंट करके दे सकता है, और कोई नहीं। आज किसी भी एक स्ट्रक्चर को हटा दो तो उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा जितना दोनों मिलकर कर पाएंगे। वो तो ब्लड है ना, वो तो पेरिटिबुलर है ही है। ये सिर्फ वाजा रेक्टस वाला, सिर्फ लूप वाला हिस्सा है, नीचे वाला नहीं नहीं नहीं। हाँ देखो, सारा यूरिया तो किडनी निकालता नहीं, तो ज्यादा यूरिया निकलता है, कुछ यूरिया ऑस्मोलैरिटी बढ़ाता भी है। आपके ब्लड में 50 ग्राम तक यूरिया हार्मफुल नहीं है। ब्लड में 50 ग्राम से ज्यादा होता है तो हार्मफुल है। आपके ब्लड में हमेशा कुछ यूरिया की मात्रा तो रहेगी ना यार, पूरा थोड़ी यूरिया निकलता है शरीर से। हाँ, वाटर, हाँ ब्लड में गया वो तो। हाँ, इसमें ये फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट कभी भी सूख चुका होगा कि इसमें पानी नहीं होगा, होगा ना। फिल्ट्रेट में वाटर तो हमेशा होगा, फिल्ट्रेट का रीअब्जॉर्प्शन है वो। मेड्यूला का बाहर वाला हिस्सा, मेड्यूला का अंदर वाला हिस्सा। बाहर ही क्यों लिखा है, मतलब किडनी के मेड्यूला क्षेत्र की ऑस्मोलैरिटी है ये।
हाँ तो आ रहे हैं ना, तो बाकी खाली हिस्सा इंटरस्टिशियम, इसलिए मैंने कहा। हाँ ब्लड में वाजा रेक्टस ब्लड ही तो है, पेरिटिबुलर कैपिलरी फिर वेन्स में, ब्लड में गया ये पानी। हाँ मल्टीप्लायर क्यों? क्योंकि शुरुआत NaCl यही निकाल रहा है, और उस NaCl को केवल एक्सचेंज कौन कर रहा है? वाजा रेक्टस। नहीं, जितना निकल रहा है नहीं, उसके बाद NaCl डिसाइड करेगा कितना वापस निकालना है। ब्लड में भी तो जाएगा कुछ सॉल्ट, इसलिए। बन गया, ये बना लिया। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले के ब्रैकेट में आप लिख लेना काउंटर करंट मल्टीप्लायर है, वाजा रेक्टस के ब्रैकेट में काउंटर करंट एक्सचेंजर है। नहीं, पानी तो इसमें एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन वो निकलेंगे। देखो, इसका भी असेंडिंग सॉल्ट निकाल रहा है, इसका भी असेंडिंग सॉल्ट निकाल रहा है, इसके भी डिसेंडिंग पानी निकाल रहा है, इसका डिसेंडिंग वापस इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन काउंटर करंट का मतलब है ये वाला लिंब इसके प्रॉक्सिमिटी में और ये वाला लिंब इसकी प्रॉक्सिमिटी में, इसलिए फ्लो काउंटर करंट है। एक मतलब एक सेकेंड, अरे यार ये नहीं, मुझे सेलेक्ट नहीं, मुझे सिर्फ ये मतलब
ये ऐसे होगा। अब ये मैं एक ही हो, मतलब ये आप समझो यहां पे लगा लो तो वो काउंट इसलिए फ्लो है। हाँ लिखे, काउंटर करंट में लिखेंगे पहले तो, द काउंटर करंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स the counter current system involves loop of Henle and Vaza-Rectus. Counter current system involves loop of Henle and Vaza-Rectus. Henle and Vaza-Rectus. फिर नेक्स्ट पॉइंट, द काउंटर करंट सिस्टम functions in producing a concentrated urine, functions in producing a concentrated urine by increasing the osmolarity of kidney medulla interstitium. इंटरस्टिशियम मतलब जो खाली स्पेस है मेड्यूला का। द काउंटर करंट सिस्टम फंक्शंस इन प्रोड्यूसिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोलैरिटी ऑफ किडनी मेड्यूला इंटरस्टिशियम। नेक्स्ट पॉइंट, the osmolarity of medulla is increased by NaCl and urea. Is increased by NaCl and urea. ठीक है, इसमें लिख लेंगे NaCl is exchanged हाँ मतलब ये अलग से लिख लो, NaCl is exchanged by loop of Henle and Vaza-Rectus. NaCl is exchanged by loop of Henle and Vaza-Rectus, whereas urea is transferred to the medulla, by collecting duct. Transferred to the medulla by collecting duct. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, as the osmolarity of medulla is increased,
नेक्स्ट पॉइंट, more water is reabsorbed from the collecting ducts. More water is reabsorbed from the collecting duct. More water is reabsorbed from the collecting duct, thereby producing concentrated urine. Thereby producing concentrated urine. ठीक है, फिर यहां पे एक नोट लिख लेंगे, humans have the ability to concentrate their urine up to 4 times. Humans have the ability to concentrate their urine up to 4 times. और ये जानवर होते हैं जैसे कैमल वैमल है, डेजर्ट एनिमल्स, उनका लूप ऑफ हेनले की लेंथ लंबी होगी. जितना लूप ऑफ हेनले की लंबाई ज्यादा होगी उतना ज्यादा काउंटर करंट काम करेगा और उतनी ज्यादा यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो सकती है. तो आप यहां पे लिख सकते हो length of loop of Henle is directly proportional to concentrated urine. ठीक है, तो ये हमारे पास किडनी के सारे पार्ट्स के फंक्शंस भी हो गए. मतलब लूप ऑफ हेनले रीएब्जॉर्प्शन में मिनिमम काम करता है, सिक्रीशन में बिल्कुल नहीं करता. लूप ऑफ हेनले का मेजर काम काउंटर करंट सिस्टम के साथ काम कर कर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना है. ठीक है, क्या इंक्रीज होगी? किडनी की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी. किडनी की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी तो ज्यादा से ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, और ज्यादा से ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. और ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करने में काम कौन करेगा? NaCl और यूरिया काम करेगा. ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस. ठीक है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस. ठीक है, हाँ, इसके बारे में क्या क्या मालूम है आपको? ये वैसोप्रेसिन है. वैसोप्रेसिन को हम और किस नाम से जानते हैं? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. सबसे पहली चीज तो ये हार्मोन बनता कहां है? शाबाश, ये हार्मोन बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस. रिलीज कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. तो वैसोप्रेसिन, अच्छा, केमिकली ये कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन. केमिकली ये एक पेप्टाइड हार्मोन है. पेप्टाइड हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में बनता है, निकलता पोस्टीरियर पिट्यूटरी से. कब? कभी भी निकल सकता है. नहीं, काम तो डीसीटी पे करेगा, बिल्कुल सही. निकलेगा किसके कहने पर? कब पता चलेगा इसको निकलना है? हाँ, मतलब हाइट, मतलब शरीर में
मतलब गर्मियों में ये हार्मोन ज्यादा निकलना चाहिए, अभी इन दिनों में ज्यादा निकलना चाहिए या दिसंबर जनवरी में? इन दिनों। हाँ, तो थोड़ा कुछ कैसे कैसे काम, किसी को आइडिया? ये ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? आप तो है ना जेजी सेल्स, जेजी अपैरेटस का लोकेशन बता रहे हो, वो तो रास में पढ़ेंगे अपन। हाँ, हाँ, तो वाटर ज्यादा होगा तब ये काम करेगा। पहले तो एक एक करके एक एक शब्द मेरे पास एक टर्म आता है सबसे पहले जिसे कहते हैं डाययूरेसिस। हाँ, ज्यादा यूरिनेशन या जब सुसु में ज्यादा पानी निकले तो उसको क्या कहते हैं? डाययूरेसिस। डाययूरेसिस का मतलब है या तो आप कह दो एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस यूरिन या एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर इन यूरिन। तो आपके पास जब जरूरत से ज्यादा पानी या डाइल्यूट यूरिन जरूरत से ज्यादा पास होती है तो उसको क्या कहते हैं? डाययूरेसिस। तो वैसोप्रेसिन कैसा हार्मोन है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका मतलब ये यूरिन में पानी को कम करेगा, यानी ये कैसी यूरिन बनाने में मदद करेगा? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। यानी ये यूरिन आउटपुट को बढ़ाएगा या घटाएगा? कम करेगा। तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, वैसोप्रेसिन का मेजर काम होता है कैसी यूरिन प्रोड्यूस करना? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन या मेनली यूरिन आउटपुट को कम करना। ठीक है, जब यूरिन में पानी कम होगा तो अपने आप यूरिन आउटपुट कम होगा, यूरिन आउटपुट कम होगा, इसका मतलब कैसी यूरिन निकल रही है? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। अब देखो एक सिंपल सा सर्किट आपको ध्यान में रखना है। मान लेते हैं हमारे शरीर में जैसे ही पानी की कमी होती है, मैंने यहां पे सर्किट कंप्लीट करने के लिए लिख लिया, यहां पर शरीर में वाटर डेफिशिएंसी है, डिहाइड्रेशन है। शरीर में पानी की कमी दो ही कारण होती है मेनली, या तो आप पानी कम पी रहे हो और या ज्यादा पसीना आ रहा है। ठीक है, मतलब गर्मियों में ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो गर्मियों में ज्यादा स्वेटिंग हो रही है या पानी अब उतना नहीं पी पा रहे तो शरीर में पानी की कमी हो रही है या वाटर डेफिशिएंसी हो रही है या डिहाइड्रेशन। अब सिस्टम को मालूम कैसे चलेगा कि उसमें शरीर में पानी की कमी है? तो घंटी बजेगी। घंटी किसमें बजेगी? ऑस्मो रिसेप्टर्स में। तो जैसे ही वाटर डेफिशिएंसी है, वाटर डेफिशिएंसी का पता कौन लगाते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर्स। ये ऑस्मो रिसेप्टर्स कहां पर पाए जाते हैं? हाइपोथैलेमस। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स कहां पर है? हाइपोथैलेमस, एंड दे आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और कॉम्पोजिशन। जैसे ही बॉडी फ्लूइड्स मतलब वाटर हो गया, मतलब कोई भी फ्लूइड का वॉल्यूम जैसे ही कम होगा, चेंज होगा, उसका कॉम्पोजिशन चेंज होगा, कौन एक्टिवेट होंगे? ऑस्मो रिसेप्टर्स। तो शरीर में जैसे ही पानी की कमी हुई, पानी की कमी होते ही घंटी किसमें बजेगी? ऑस्मो रिसेप्टर्स। घंटी बजेगी ऑस्मो रिसेप्टर्स, तो हाइपोथैलेमस को मालूम चलेगा हाँ यार शरीर में पानी की कमी है। अब दो सिस्टम ऑपरेट करेंगे। एक तो हाइपोथैलेमस किसको ट्रिगर या किसको स्टिमुलेट करेगा? थर्स्ट सेंटर। भूख और प्यास का सेंटर हाइपोथैलेमस में होता है, ये तो मालूम होगा आप लोगों को। मतलब स्टमक नहीं बताता कि आपको भूख लगी है, या गला नहीं बताता कि आपका गला सूख रहा है, पानी कम है। थर्स्ट सेंटर, हंगर सेंटर, सब कहां होता है? हाइपोथैलेमस। तो शरीर में जैसे ही पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है, कौन स्टिमुलेट होगा? थर्स्ट सेंटर। थर्स्ट सेंटर कहां पर पाया जाता है? हाइपोथैलेमस में। कब स्टिमुलेट होगा? जब उसको ऑस्मो रिसेप्टर्स बताएंगे।
दूसरा, ये ऑस्मो रिसेप्टर और किसको स्टिम्युलेट करेगा? ठीक है, तो जैसे ही शरीर में पानी की कमी हुई, कौन एक्टिवेट हुए? ऑस्मो रिसेप्टर्स। ऑस्मो रिसेप्टर्स ने दो काम किए, एक तो थर्स्ट सेंटर को स्टिम्युलेट किया और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वैसोप्रेसिन को रिलीज करवाया। अब थर्ड सेंटर क्या होगा? थर्ड सेंटर एक्टिवेट होगा तो आदमी पानी पिएगा, और जैसे जैसे आदमी पानी पिएगा वैसे वैसे पानी का वॉल्यूम शरीर में बढ़ेगा और हाई ऑस्मो रिसेप्टर्स बनना बंद हो जाएंगे। वैसोप्रेसिन क्या करेगा? स्टिम्युलेट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और ये कंडीशनल है या कंपल्सरी है? कंडीशनल है। किस पर काम करेगा? डीसीटी पर। डीसीटी पर भी काम करता है और थोड़ा बहुत कलेक्टिंग डक्ट पर भी काम करेगा, और ये वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को स्टिम्युलेट करेगा। तो आपके पास यूरिन कैसी बनेगी? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, और यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगी तो अपने आप यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा। तो सर्किट आपके पास, पानी की कमी हुई तो घंटी कहां बजी? ऑस्मो रिसेप्टर्स। घंटी बजते ही हाइपोथैलेमस को मालूम चला शरीर में पानी कम है। पानी कम होते ही कौन एक्टिवेट हुआ? थर्ड सेंटर। आदमी ने पानी पिया, पानी का वॉल्यूम बढ़ने लग गया। सिस्टम को बताया चलो पानी का वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं और मुझे पानी को बचाना भी है। पानी बचाने के लिए क्या रिलीज हुआ? वैसोप्रेसिन। कहां से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। क्या किया उसने? डीसीटी और कलेक्टिंग से वाटर को रीएब्सॉर्ब करवाया, यानी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाई और यूरिन के आउटपुट को कम कर दिया। और कुछ काम होता है क्या वैसोप्रेसिन का? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी होता है ये हल्का। हां, कौन? किधर? पानी को रीएब्सॉर्ब करा इसने। ऑस्मोलैरिटी का मतलब है सोल्यूट्स पानी पकड़ने की क्षमता। ऑस्मोलैरिटी का मतलब है कोई भी नमक, सॉल्ट, सोल्यूट, उसकी मात्रा बढ़ाना ताकि वो आगे चलकर पानी को खींच सके। ये सीधे पानी को खींच रहा है। पहले एक टर्म लिख लेंगे, डायूरेसिस क्या होता है ऊपर, फिर ये सर्किट बना लेना। ऊपर डायूरेसिस, एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस यूरिन और डाइल्यूट यूरिन। एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस यूरिन और डाइल्यूट यूरिन। हाँ बस एक पॉइंट लिखाना है, आप 2 पॉइंट लिखाने हैं बस, फिर खत्म। क्यों? लो, किधर है? 700 आ रहे हैं आपके? अच्छा, कौन सा? $109।
मिडिल लैमेला कंपोज्ड ऑफ, ये तो वैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट होता है, लेकिन कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। अब सुन लो, मतलब मैं वैसे बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको किसी भी मॉड्यूल के शुरुआत की एक्सरसाइज में दिखेगा। किस लिए? आंसर इसका कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट होता है, एनसीईआरटी में दे रखा है। मेनली का मतलब है ज्यादा कौन सा है, ज्यादा हमेशा कैल्शियम रहता है मैग्नीशियम से, ठीक है। हाँ, और 159 डिजीज कॉल प्लूरेसी। प्लूरेसी अपन ने पढ़ा था ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा। 159 का 2 प्लूरेसी में अपन ने कहा था, और इसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसको अपन ने क्या कहा था, डिस्पनिया। 183 कीमोसेंसिटिव एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इज अफेक्टेड बाय CO2 और H+। 183 का 1 चेंजेस इन CO2 एंड H+। अरे एक्सेस से बढ़ जाएगी ब्रीदिंग रेट, कम होने से। तो चेंज और एक्सेस में से बेटर क्या हुआ? चेंज होने पर। हमेशा बढ़ने पर क्यों, कम होने पर भी तो कम हो जाएगी ब्रीदिंग रेट। मत कीमोसेंसिटिव एरिया इज सेंसिटिव टू चेंजेस, बेटर आंसर है, या इज सेंसिटिव ओनली टू एक्सेस, बढ़ने पर। चेंज बढ़ने घटने दोनों पर काम करेगा यार। चेंजेस, हाँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर बताओ भाई, ऐसे थोड़ी पता चल। इज लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, तो कैल्शियम पेक्टेट करना है। कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, मेनली में कैल्शियम करोगे। गलत है, सही हो जाएगा, करेक्शन करवा देना, बोल देना सर को। 60 to 70 है ना एनसीईआरटी, 60 से 70%। हाँ, पर वो 60 to 70 होता है ना, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, बस। और क्या गलत क्या? 195 बुक गिल्स। इसमें देखो ऑप्शन निकाल के निकालो। अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल, ए का जाएगा फर्स्ट, ठीक है। फिशेस का जाएगा गिल, सी का जाएगा सेकंड, और डी का जाएगा थर्ड। एक, हाँ, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के अंदर बुक गिल्स होते हैं, पर वो है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। ट्रैकिया बी का 4 तो नहीं जाएगा। हाँ, 195 बोनस करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 195 बोनस हो जाएगा। नहीं, बोनस का मतलब तो जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया 195 मिल जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं। क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो मेरे को, कैसे पता चलेगा? एक पॉइंट ऐड कर देंगे पहले तो इसमें, वैसोप्रेसिन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। वैसोप्रेसिन हेल्प्स in production of concentrated urine and thereby decreases the urine output, and thereby decreases the urine output। और एक पॉइंट और, vasopressin also functions as a vasoconstrictor। vasopressin also functions as a vasoconstrictor, तो थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, ब्रैकेट में causes slight increase in blood pressure, causes a slight increase in blood pressure। ठीक।
ठीक है भाई, कल ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा, डिसऑर्डर्स और एनाटॉमी। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है अपने? मूवमेंट एंड लोकोमोशन है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। समझ, लास्ट वाली स्लाइड। हाँ, एक मिनट पहले वो लास्ट कर देता हूँ, फिर वापस चला दूंगा ये, ठीक है।